ये क्लासेस बीए पार्ट 2 पेपर 4 की क्लासेस है। और ये पेपर 4 की क्लासेस उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम 2, 4 या 8 या 10 दिन में होने वाले हैं। और बाकी उन बच्चों जो बच्चों का एग्जाम अभी नहीं होने वाला है, उन बच्चों के लिए तो क्लासेस रेगुलर चल ही रहे हैं। आपको पता है कि बीए पार्ट 2 पेपर 3 का क्लासेस हम लोगों का पेपर 3 का क्लास है। जिन बच्चों का एग्जाम अभी 10 दिन के अंदर नहीं होने वाला, उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं। पेपर 3 का हम लोगों का 8 चैप्टर तक तो पूरा हो गया, और लगभग इसमें 2 चैप्टर हो गया, यानी 10 चैप्टर तक ये पेपर 3 खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पेपर जो 4 है वो चालू करेंगे। और पेपर 4 वो भी 6 से 7 को चैप्टर वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अभी मान लीजिए 10 दिन के अंदर है, वो तो इतना नहीं पढ़ सकते हैं, अभी ये 6-7 चैप्टर कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो आज ये उन लोगों के लिए क्लास है जिन बच्चों का एग्जाम 8 से 10 दिन का अंदर, मतलब 8 से 10 दिन का अंदर है, ध्यान रखिएगा। अब बाकी जो बच्चों का एग्जाम अभी नहीं है तो उनका आगे हम लोग पढ़ेंगे, वो भी पूरा विस्तार से हम लोग पेपर 4 पढ़ेंगे। और आज हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि मान लीजिए एग्जाम आपका 5 दिन या 6 दिन या 10 दिन के अंदर है, तो आप कौन सा गेस्ट पेपर खरीदें, गेस्ट पेपर कौन सा खरीदें, मतलब कौन सा गेस्ट पेपर जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है गेस्ट पेपर, या तैयारी कैसे करें, ये पूरा विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं। और हम मान के देखिए, ये पूरा विस्तार से बात करने वाला, हम मान के ये चल रहे हैं कि आपको ये इसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो इसी के बारे में हम लोग, इसके बारे में और पेपर 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पेपर 4 के बारे में। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो बीए पार्ट 2 का एग्जाम का पैटर्न हल्का सा कैसे होता है, हल्का सा थोड़ा सा ही देखेंगे। जैसे बीए पार्ट 2, ध्यान रखिएगा, पार्ट 2 कोई भी यहाँ पर हिस्ट्री या ऑनर्स लिख दें, हिस्ट्री ऑनर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो यही लिखेंगे, हिस्ट्री ऑनर्स। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं इनका, देखिए अब एग्जाम कैसे होता है, पेपर 3 और पेपर 4 ये ऑनर्स के पेपर की बात कर रहे हैं, ये ऑनर्स का पेपर है, ध्यान रखिएगा। पेपर 3 और पेपर 4 का एग्जाम होता है, फिर सब्सिडरी का एग्जाम होता है, 2 को सब्सिडरी का पेपर, 1 कंपोजिशन का पेपर होता है, यही होता है। देखिए 5 को आपका हो गया, 500 नंबर का हो गया। तो देखिए पेपर 3 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, पेपर 3 क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और जो बच्चे अभी पेपर 3 नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, जीरो टू हीरो बैच के तहत हम लोग पेपर जो 3 है पूरा कंप्लीट नहीं, 2 चैप्टर बोले हैं ना, कि पेपर 3 में लगभग हम लोग 8 चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, और 2 चैप्टर रहते, 8 चैप्टर तक भी पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ आप पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। 8 चैप्टर तक भी अगर पढ़ लिए होंगे या पढ़ लीजिएगा तो बहुत कुछ पढ़ लिए हैं पेपर 3 के बारे में। अगर जो बच्चे नहीं देखे, अगर देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर प्ले लिस्ट अलग से बना हुआ है, जीरो टू हीरो बैच लिखा हुआ है, और बीए पार्ट 2 पेपर 3 के क्लासेस लिखा हुआ है, उसमें बहुत विस्तार से हम पढ़ाए हैं पेपर 3 को। अब बात करते हैं पेपर 4 के बारे में। अब पेपर 4 के बारे में बात करते हैं, जो बच्चे पेपर 4 बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। तो देखिए पेपर 4 के बारे में हम लोग, अब आपका एग्जाम कुछ ही दिन में है और कुछ दिन ही आपका एग्जाम का बचा हुआ है। तो एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि आपका एग्जाम का कुछ दिन बचा हुआ है, तो एक दिन में तो आप कंप्लीट कर नहीं सकते, इतना तो कन्फर्म है। लेकिन हम आज क्या करेंगे, इन महत्वपूर्ण जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, उन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण जो टॉपिक पेपर 4 में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, अब पेपर 4 आप कहाँ से पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखिए पेपर 4 के बारे में 2 तरीका। एक तो पेपर 4 का हम पहले बैच शुरू किए थे, उस बैच में देखिए, ये तो जीरो टू हीरो बैच है ना, अभी पार्ट 2 का जो बैच पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी चल रहा है पार्ट 2 का बैच, ये बैच नहीं बात कर रहे हैं, जो हर रोज क्लासेस पार्ट 2 का जो क्लासेस चलता है वो जीरो टू हीरो बैच के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी एक बैच हम पढ़ाए थे, तो उस बैच में क्या था, पेपर 4 हम लगभग चैप्टर 3 तक हम करवाए हैं, पेपर 4 जो है चैप्टर 3 तक करवाए हैं, जो कि इसी चैनल पर है, प्ले लिस्ट अलग से बनाया हुआ है। तो उस प्ले लिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहाँ से आप पेपर 3 का पेपर 4 का चैप्टर 3 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। और चैप्टर 3 तक जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो चैप्टर ये तीनों में कंप्लीट करवाएगा, 3 को चैप्टर कंप्लीट करवाएगा है ना, वो महत्वपूर्ण सब चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। तो पेपर 4 का तो चैप्टर 3 को आपको कंप्लीट हो गया। आप कहेंगे कि बाकी आप चैप्टर कैसे कंप्लीट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए बाकी चैप्टर के बारे में बात करते हैं, इससे पहले ये बात कर लेते हैं कि इस पेपर 4 का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। पेपर 3 के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पेपर 3 के बारे में बात बिल्कुल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने 8 चैप्टर तक पढ़ लिया, इसमें बात करने का कोई फायदा है नहीं।
पेपर हम लोग और 8 चैप्टर तक पढ़े ही सिर्फ नहीं है, इसका सबका मॉडल सेट भी हम दिए हैं, ध्यान रखिएगा, मॉडल सेट भी दिए हैं। तो मॉडल सेट दिए हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में दिया, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 8 जो चैप्टर तक पढ़ा, ये चैप्टर 8 तक पढ़ाए हैं, सबका मॉडल सेट आप देख सकते हैं, सब फ्री में मॉडल सेट आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिया गया। तो अब बात करते हैं पेपर 4 के बारे में, चैप्टर 3 तक तो आप हमारे चैनल से यहाँ से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से आपके आ सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए महत्वपूर्ण टॉपिक कहाँ से, ये एशिया का आधुनिक इतिहास। अब एशिया का आधुनिक इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, एशिया के चीन के इतिहास के बारे में, कि चीन के क्रांति के बारे में पढ़ना है, अफीम युद्ध के बारे में, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, और अंग्रेजों के यहाँ पर एंट्री कैसे हुई, अंग्रेज जब एंट्री किए तभी अफीम लेकर एंट्री हुए थे। और यहाँ पर ये आपसी यहाँ पर एक और इसमें महत्वपूर्ण बॉक्सर का युद्ध, ध्यान रखिएगा, बॉक्सर का यहाँ पर विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह भी विद्रोह के नाम से जाना जाता है या युद्ध के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। बॉक्सरों द्वारा, जो बॉक्सर लड़ने वाले जो बॉक्सर वहाँ पर थे चीन में, वो विद्रोह कर दिए थे, और विद्रोह का रूप ऐसा हो गया था कि सरकार से वो युद्ध के फॉर्म में बदल गया था। विद्रोह क्या बदल गया था, युद्ध, इसीलिए बॉक्सर विद्रोह या बॉक्सर युद्ध भी वहाँ पर बॉक्सर युद्ध या बॉक्सर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो तीनों चारों चैप्टर है, तीनों चारों टॉपिक है, जैसे चीन की क्रांति, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध, बॉक्सर विद्रोह, ये सब महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और ये तो ये इसमें पढ़ाए हैं, हम तीनों चैप्टर पढ़ाए हैं ना, तो इसमें ये पढ़ाए हैं, बहुत विस्तार से पढ़ाए हैं, आप पढ़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसका लिंक, इस तीनों चैप्टर का लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जापान के यहाँ पर इतिहास के बारे में, जापान की क्रांति, यहाँ पर भी अंग्रेजों की एंट्री हुई थी, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए कि भारत में एंट्री हुआ था, इधर भी एंट्री हुआ था। तो जापान के यहाँ पर क्रांति के बारे में पढ़ना, ध्यान रखिएगा, जापान में क्रांति कैसे हुई। देखिए जापान देखने में आपको छोटा सा देश लगेगा, लेकिन वो बहुत विकसित था, उस समय भी बहुत ज़्यादा विकसित था। देखिए जापान पर परमाणु हमला होने से पहले भी जापान बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था, ये मत सोचिए कि अभी जापान विकसित है, जापान उस समय भी विकसित था, ध्यान रखिएगा, परमाणु हमला होने से पहले भी विकसित था। तो जापान की क्रांति के बारे में, और जापान में एक मेइजी की पुनः स्थापना का क्वेश्चन आता है, मेइजी की पुनः स्थापना से आपको क्वेश्चन आता है, मेइजी की पुनः स्थापना कैसे हुई, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये हम इसमें पढ़ाए हैं, इसमें बहुत सारा टॉपिक कवर करवा दिया। आपको लगेगा ना कि सिर्फ 3 ही चैप्टर कवर करवाए हैं, बहुत सारा टॉपिक इसमें कवर हो गया, ध्यान रखिएगा। एशिया का आधुनिक इतिहास के बारे में तो ये 2 महत्वपूर्ण, देखिए ऐसे पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में ही बात करेंगे। तो ये 2 तरीका से आप पढ़ सकते हैं, ये चीन के क्रांति के बारे में, प्रथम द्वितीय अफीम युद्ध, बॉक्सर विद्रोह, ये सब के बारे में आप इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, और हमने क्लासेस भी करवाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक यूरोप का इतिहास भी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या पढ़ना है, फ्रांस की राज्य क्रांति के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, फिर इसका अंत कैसे हुआ, पतन कैसे हुआ, और इसमें फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे, परिणाम क्या क्या हुआ, इस सब के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। फिर राष्ट्रसंघ की स्थापना कैसे हुई, इसके बारे में, राष्ट्रसंघ के कौन कौन शक्तियाँ आए, कार्य क्या क्या, इसके बारे में भी पढ़ना है। और यहाँ पर इटली की क्रांति के बारे में भी पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, इटली की क्रांति के बारे में भी। और ये सब आप देखिए 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, ये भी बताएंगे कहाँ से पढ़ सकते हैं एकदम आसानी तरीके से। जर्मनी की क्रांति के बारे में, प्रथम विश्व युद्ध के कारण एवं परिणामों के बारे में, और हिटलर के बारे में, हिटलर के बारे में, जब यहाँ पर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों के बारे में पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और जब विश्व युद्ध की बात आती है तब हिटलर की बात आती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हिटलर के बारे में भी, हिटलर का उदय कैसे हुआ, इसने कौन कौन से कार्य किए, क्या क्या स्थापना की, इसके बारे में पढ़ना। अब इसको 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, देखिए कैसे। एक तो गेस्ट पेपर से आप पढ़ सकते हैं, दूसरा इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अब इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, और गेस्ट पेपर से एक ही जगह आपको मिल जाएगा। अब गेस्ट पेपर कैसे खरीदेंगे, क्या करेंगे, गेस्ट पेपर जो कि बहुत अच्छा, कौन सा गेस्ट पेपर होता है, सबसे बड़ा यही सवाल, क्योंकि हम बोले थे कि गेस्ट पेपर पर भी बात करेंगे हम लोग, और कैसे तैयारी करी इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल होता है गेस्ट पेपर, बच्चों का सवाल होता है गेस्ट पेपर, कौन सा गेस्ट पेपर खरीदें, यही सवाल होता है कि कौन सा गेस्ट पेपर बहुत ही बढ़िया होता है, कौन सा गेस्ट पेपर हमें खरीदना चाहिए, कौन सा गेस्ट पेपर खरीदे कि उसमें सारा के सारा क्वेश्चन आ जाए। तो देखिए कौन सा गेस्ट पेपर महत्वपूर्ण होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए गेस्ट पेपर आपको सही पहचानने का 2-3 तरीका होता है, वो तरीका आप समझ लीजिए कि वो अच्छा गेस्ट पेपर है, ये पहचानने का 2-3 तरीका। सबसे पहला तरीका, आप उस गेस्ट पेपर को लेंगे, और लेंगे का मतलब खरीद नहीं लेंगे, दुकानदार से बोलेंगे तो दिखाएगा नहीं आपको, जब दुकान पर खरीदने जाएंगे तो बोलिएगा कि दिखाइए हमको, तो अपने दिखाएगा।
तो दिखाएगा, तो उसमें देखिएगा अंतिम पे जैसे ऐसे उसको अंतिम में पलटिएगा और अंतिम में देख लीजिएगा क्या उसने PYQ दिया हुआ है, PYQ। अब PYQ के जिन बच्चों का मतलब नहीं पता उनको बताते हैं, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी पिछले साल का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्या वो क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है, एक ही साल का लिखा रहता है, एक या 2 साल का लिखा रहता है, किसी किसी में 1 साल का, किसी किसी में 2 साल का लिखा रहता है। तो आपको देखना है कि क्या कम से कम 1 साल का भी क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है। पीछे पलटेंगे ना जब गेस्ट पेपर को, तो वहाँ पर प्रीवियस ईयर यानी इस साल से पहले वाला साल का जो एग्जाम हुए हैं और जो जो क्वेश्चन आया है उन सब क्वेश्चन को दिया हुआ रहता है, ठीक है। इससे आप पहचानेंगे, पहला तरीका। इसका मतलब ये नहीं कि ये बढ़िया है, ये दिया हुआ है, इसमें तो अधिकतर में दिया ही हुआ होता है। दूसरा तरीका, और एक और बात, अभी से 4 साल पहले जो गेस्ट पेपर काम आता था, ये जरूरी नहीं है कि इस साल भी वही गेस्ट पेपर काम आए, क्योंकि हर साल गेस्ट पेपर का ट्रेंड बदलता रहता है। पिछला साल कोई गेस्ट पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए तो इस साल किसी गेस्ट पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, तो ऐसे होता है। तो देखिए कैसे पता कर सकते हैं। दूसरा, आपके जो सीनियर होंगे, आपके सीनियर आसपास में जो पहले पार्ट 2 का एग्जाम दे चुके होंगे, उनसे आप बात कीजिएगा, या उनका गेस्ट पेपर खरीदे होंगे, जब वो एग्जाम दे रहे होंगे तो गेस्ट पेपर खरीदे ही होंगे, तो उनका गेस्ट पेपर मांगिएगा और पूछिएगा उनसे कि कितना क्वेश्चन यहाँ से, कि उस गेस्ट पेपर की कौन सा गेस्ट पेपर बढ़िया होता है, उनसे पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से सलाह ले सकते हैं। नहीं तो और एक बात, आप दुकान पर जाइएगा, ठीक है, और एक ही दुकान थोड़े होगा, बहुत सारा दुकान होगा। आप जब बाजार में चलिए जाइएगा तो दुकान बहुत सारा होगा, तो आपको 2-3 दुकानों पर देखना है और उन दुकानदारों से ही आपको पूछना है कि कौन सा गेस्ट पेपर बढ़िया होता है। तो कुछ दुकानदार तो अपने फायदा के लिए बता देते हैं कि चलो चलो ये ले लो, हम खरीद कर लाया इसलिए ले लो। नहीं, कुछ दुकानदार ईमानदार भी होते हैं, वो वही खरीद कर लाते हैं गेस्ट पेपर जो कि बढ़िया होता है, क्योंकि उनको अनुभव होता है। ध्यान रखिएगा, उनके अनुभव को आपको नज़रअंदाज नहीं करना। कह रहे ये दुकानदार है, ये क्या जानता है, वो बहुत कुछ जानते हैं, वो आपको पता नहीं है। बहुत साल से दुकान चला रहे होते हैं ना, उनको हर साल पता होता है कौन सा गेस्ट पेपर बच्चे खरीदते हैं और कौन सा गेस्ट पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि बच्चा जब रिव्यू देते हैं कि हाँ ये गेस्ट पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बच्चे जो मांगते हैं, तो वही वो दुकानदार लेकर आता है, कि आलतू फालतू ज़्यादा नहीं लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, जो ईमानदार होते हैं, नहीं तो जिनको बेचना सिर्फ होता है वो तो कैसे पहचानेंगे। तो आप 2-3 दुकानदारों के पास जाएंगे और पूछेंगे उनसे कौन सा गेस्ट पेपर बढ़िया है। 2-3 दुकानदारों में जो देखेंगे हाँ ये दुकानदार, मान लीजिए 4 दुकानदार के पास आप गए, चारों दुकानदार में देख लीजिए कि 2 दुकानदार कौन कौन कह रहा है और सबसे ज़्यादा कौन सा मतलब बिक भी रहा है, तो वही वाला आपको गेस्ट पेपर ले लेना है। ध्यान रखिएगा। और एक और बात समझिए ना, आप कोई भी गेस्ट पेपर खरीदिए, 100 का 100% पूरा तो आएगा नहीं। गेस्ट पेपर में से कितना आता है, अधिकतम 70%, अगर अधिकतम बोला जाए तो 70%, 60 से 70% आते हैं। तो 60 से 70% इतना भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इतना ही तो आपको बस दुकानदारों से ही पता कर लेना है और ये देख लेना, 2 तरीका पता कर लेना है और उसके बाद गेस्ट पेपर क्या कर लेना है, खरीद लेना। अब खरीद कर लाकर घर पर सिर्फ रख नहीं देना, ये नहीं कि एक नज़र से देख लिए काम खत्म, नहीं। गेस्ट पेपर का बहुत ज़्यादा यूज होता है। आप देखिए गेस्ट पेपर का कैसा यूज है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिया है ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को क्या कीजिए, आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप टाइमिंग वहाँ पर देखिए, टाइमिंग दिया रहता है, जैसे किताब हो गया, किताब को पीछे पलटेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया ही है गेस्ट पेपर के, और वहाँ पर दिया रहता है कि हाँ इतना घंटा में, मान लीजिए आपको जितना भी दिया है 2 घंटा 45 मिनट है, 3 घंटा, जितना भी आपका दिया है उतना देर का आपको वहाँ पर देख लेना कि हाँ इतना देर 2 घंटा 45 मिनट लिखा हुआ है। तो आपको क्या कर लेना है, आराम से एकदम बैठ जाना है कॉपी लेकर और सभी क्वेश्चन को हल उतने देर में करने का प्रयास करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन समय बचा नहीं हुआ। आपके पास मान लीजिए एक ही है, ये एक ही है, तो एक ही को हल करके आपको देखना है क्या सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ पर दिक्कत आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं किए। और एक बात, आपको तो अभी तो पेपर 4 के बारे में पता ही नहीं होगा, पढ़े ही नहीं होंगे, तो पहले ये क्लासेस पढ़िएगा। ध्यान रखिएगा, पहले ये क्लासेस पढ़िएगा, डायरेक्ट यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने का प्रयास मत कीजिएगा। पहले क्लासेस पढ़िएगा, उसके बाद गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन दिए होंगे उन क्वेश्चनों को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, लिखिएगा, थोड़ा बहुत लिख लीजिएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। अब हल करने का प्रयास आपको जितने दिन में, मान लीजिए समय बचा हुआ है, मान लीजिए हम कह रहे हैं 7 दिन बचा हुआ है, 8 दिन बचा हुआ है, तो इस 7-8 दिन में आपको हर रोज लिखने का प्रैक्टिस करना है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है। सबसे ज़्यादा क्या करना है, लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। जितना अधिक आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको लिखने की प्रैक्टिस। अब ये तो हम टॉपिक बता दिया, आपको पढ़ना है 2 तरीके से, गेस्ट पेपर से या इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। अब देखिए हम एक दिन में तो कंप्लीट करवा नहीं सकते हैं, आपको भी पता है कि अगर हम पढ़ाने लगे तो एक दिन में तो कंप्लीट नहीं करवा सकते, क्योंकि पेपर 4 है, बहुत सारा इसमें चैप्टर है, और हिस्ट्री ऑनर्स हम पढ़ाते हैं, तो हम तो पढ़ाएंगे तो पूरे विस्तार से पढ़ाएंगे, और जब विस्तार से हम पढ़ाएंगे तो ये एक दिन में कंप्लीट तो होगा नहीं।
विस्तार से पढ़ाने के लिए कुछ दिन का समय लगता है कंप्लीट होने में। तो इसीलिए आपको हम टॉपिक बता दिए, आपको बता दिए कि यहाँ से पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, और गेस्ट पेपर का नाम बता दिए, मतलब गेस्ट पेपर बता दिए कि ऐसा गेस्ट पेपर आप पहचान लीजिएगा। अब ये जरूरी नहीं है गेस्ट पेपर का नाम, आप कोई भी गेस्ट पेपर का नाम से आप, वो तो पहले भी बताए हैं कि 4 साल पहले या 3 साल पहले जो गेस्ट पेपर चलता है वो जरूरी नहीं है कि इस साल भी वही गेस्ट पेपर चलेगा, क्योंकि हर साल गेस्ट पेपर का पैटर्न बदलता रहता है, हर साल क्वेश्चन का पैटर्न बदलता रहता है, उस अनुसार जो गेस्ट पेपर चल रहा होता है, ट्रेंडिंग चल रहा होता है, उसी को ले लेना होता है। तो अभी तक समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आप लिखिए, जितना लिखिएगा, जितना अधिक आप लिखिएगा ना, उतना अधिक आप क्या कर सकते हैं, नंबर आ सकता है। अब देखिए, आप कहेंगे, कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि एग्जाम में हम लिखे कैसे, एग्जाम में क्या करें, लिखे कैसे और कैसे लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, या लिखने का तरीका क्या होगा। देखिए, 2-3 बातों को महत्वपूर्ण रखना है। सबसे पहले नंबर आने की बात करते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा जो बात होता है कि नंबर कैसे आएगा, तो इसके लिए आपका आंसर की क्वालिटी मायने रखता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे बहुत सारा आप पेज में तो लिख दिए हैं, लेकिन आप क्वेश्चन का आंसर का क्वालिटी ही नहीं है, यानी उसमें जो बात पूछा गया वो लिख में नहीं किए हैं, कुछ और लिखे हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण पहले होता है कि क्वेश्चन की क्वालिटी, आप क्वेश्चन का आंसर सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद होता है कि मान लीजिए आपका क्वेश्चन 20 नंबर का पूछा गया है और आप एक पेज में उधर से लिख कर आ रहे हैं, तो आप खुद सोचिए ना, 20 नंबर कैसे देंगे। आप ही को अगर नंबर देना होगा, आप ही को एग्जामिनर बना दिया जाए और कहा जाए कि इस बच्चे को 20 नंबर का क्वेश्चन है, आप कितना नंबर देना चाहेंगे, और एक पेज में आंसर लिखा है, आप एक पेज में कैसे सटीक उसका आंसर लिख सकते हैं। जब एग्जामिनर ने जब क्वेश्चन सेट करने वाला ने क्वेश्चन आपसे पूछा है 20 नंबर का, तो ऐसा तो क्वेश्चन पूछा होगा कि उसमें 20 नंबर का लिखने वाला होगा ही होगा, और 20 नंबर का आपको लिखना ही होगा, पूरा विस्तार से आपको वर्णन करना होगा कोई भी चीज़ का, तभी तो आपको 20 नंबर मिल सकता है। और आप एक पेज में किसी भी चीज़ का विस्तार से कैसे वर्णन कर सकते हैं, सभी उसका डायमेंशन कैसे क्लियर कर सकते हैं, एक ही पेज में नहीं हो सकता है। जब नहीं हो सकता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको आंसर ठीक ठाक लिखना पड़ेगा, उसके बाद कम से कम तो 3 से 4 पेज में आपका आंसर लिखना पड़ेगा। चलिए 2 से 3 पेज में भी तो आंसर आप लिखेंगे ना, कम से कम तो 2 से 3 पेज में आपको आंसर लिखना होगा, तब आपका 20 नंबर का है तो 10 नंबर, 12 नंबर, 10-12 या 10 नंबर तक आपको नंबर मिल जाता है। तो इसके लिए और एक बात, कुछ बच्चों का ये भी सवाल होता है कि अगर हमें मान लीजिए सबका सब तो क्वेश्चन आएगा नहीं। सबसे पहला महत्वपूर्ण, आप कई बार ये सुने होंगे कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। ये नहीं कि हमको नहीं आ रहा है तो हम छोड़ देंगे, नहीं, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। लेकिन एक और बात, कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि हमको मान लीजिए 2 क्वेश्चन का आंसर याद है, 2 क्वेश्चन का आंसर याद ही नहीं है, आप हमको पता नहीं है कि वो आंसर क्या होगा। जब इस हाल में आप रहे ना कि इसको पता नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, उस हाल में आपको सबसे ज़्यादा लिखने होते हैं। जब हवाबाजी कर ही रहे हैं तो ज़्यादा हवाबाजी करेंगे, कुछ बड़ा हवाबाजी करेंगे ना। जब कुछ हवाबाजी, देखिए, नहीं तो हवाबाजी पकड़ा जाए ना कि आप हवाबाजी कर रहे हैं। अगर आप एगो तो गलती आंसर लिखे हैं, ऊपर से एक पेज में लिख दिए हैं, बस एक ही पेज में मात्र लिखे हैं। अब 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता नहीं है उसका आंसर, आप उल्टा पुल्टा कुछ भी लिख रहे हैं और एक ही पेज में लिख दिए, तो पकड़ा नहीं जाएगा कि हाँ आपने उल्टा पुल्टा सब लिखा है। और देखिए, एग्जामिनर को पता चल जाता है, आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि नहीं आप गलती आंसर लिखेंगे और एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप गलती लिखे। एग्जामिनर को पता चल जाता है, अब नंबर कैसे दे देता है। आप कहेंगे कि एग्जामिनर को जब पता चल जाता है कि आंसर गलत है तो फिर भी नंबर कैसे दे देता है। वो देखता है कि लड़का इतना मेहनत किया है, 4-5 पेज या 3-4 पेज लिखा हुआ है, तो इसीलिए वो मेहनत आपका देख कर, मान लीजिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, 3 से 4 नंबर दे देता है। बस आपको पता है उसको कि ये गलत आंसर है, ये आंसर गलत लिखा है, लेकिन फिर भी 3 से 4 नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, ध्यान रखिएगा। आपका लिखावट साफ भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये महत्वपूर्ण होते हैं 3 से 4 नंबर। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्या कर देना होता है, लिख देना होता है। अब दूसरा बात, लिखने के तरीका में सबसे बड़ी बात होती है, आपको क्वेश्चन का नंबर, जो भी ये चौथाई रहता है, या तो चौथाई रहेगा आपके कॉपी में या नहीं तो नहीं रहेगा, तब चौथाई यहाँ से खींच लीजिएगा, ऐसे खींच सकते हैं ऐसे। और देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये पेज हो गया, ये पेज हो गया, तो यहाँ पर चौथाई खींच सकते हैं या खींचा हुआ भी आपको पेज मिलेगा, और यहाँ पर 1 नंबर डालेंगे और 1 नंबर डाल के यहाँ से आंसर इसका लिखना शुरू करेंगे। फिर मान लीजिए 1 नंबर का आंसर यहाँ पर 3-4 पेज में लिखें, मान लीजिए अगला पेज आ गया, फिर मान लीजिए पेज में, इसी पेज की बात नहीं कर रहे हैं, अगला पेज की बात कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर इस पेज में हो गया, या इस पेज में, या इस पेज में, मान लीजिए यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर आंसर खत्म हुआ, तो आंसर खत्म हुआ तो डायरेक्ट 2 नंबर यहीं पर नीचे नहीं दे देंगे, इसको थोड़ा सा जगह छोड़कर और 2 नंबर यहाँ पर, अब उसके बाद आंसर उसका लिखना शुरू करें, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि यहाँ पर 1 नंबर खत्म हो गया, अब 2 नंबर यहाँ से आप चालू किए हैं।
ये नहीं कि एग्जामिनर को लगा रही है तो 3-4 पेज में लिखा, क्योंकि आपको ये 10th और 12th है नहीं कि छोटा छोटा आप आंसर लिखेंगे, इसमें आंसर बड़ा होता है, एग्जामिनर को पता भी नहीं चल पाता कि कब पेज में ये आंसर लिखा है, ये पलटते जाएगा, लगेगा कि हाँ ये पहला नंबर का ही आंसर 5-6 पेजों में लिखा है, जबकि आपने 2 गो आंसर उतना में लिख दिया। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। ये नंबर देना आपको क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, क्वेश्चन नंबर आप ठीक से लिखे। दूसरा बात, आपका लिखावट अच्छा होना चाहिए। अब लिखावट अच्छा होने का मतलब, कुछ बच्चे कहेंगे हमारा लिखावट अच्छा ही नहीं है, तो क्या करें? देखिए क्या करें, लिखावट अच्छा करने के लिए 2 गो तरीका होता है। एक तो आप शब्दों को थोड़ा सा बड़ा लिखें और शब्द को साफ साफ लिखें। अब साफ कैसे लिखेंगे? बड़ा और शब्दों के बीच थोड़ा दूरी बढ़ा दीजिएगा, वो शब्द अपने आप साफ साफ हो जाएंगे और अच्छे शब्द हो जाएंगे। मान लीजिए लिख रहे हैं तो 2 गो शब्द, देखिए हम जैसे ये बड़ा शब्द लिखे हैं, ठीक है, शब्द बड़ा लिखे हैं और इसके बीच की दूरी एकदम रखें, देखिए दूरी, ऐसे ही आपको शब्द बड़ा लिखना है और बीच में थोड़ा सी दूरी बढ़ा देना है। जब दूरी बढ़ाइएगा तो 2 गो फायदा होता है, एगो तो पेज भी भरेगा और दूसरा फायदा ये होता है कि आपका लिखावट जो होगा वो एकदम साफ साफ दिखेगा। तो अभी तक हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा पेपर 4 की तैयारी कैसे करें, कौन सा गेस्ट पेपर खरीदे, क्या करें, पूरा विस्तार से समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।